हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईटीओ क्लासेस। दोस्तों, फेस्टिवल का सीजन गुजर चुका है। आई होप आप सभी का फेस्टिवल का सीजन बहुत अच्छा गया होगा, जिसकी वजह से हम लोगों ने न्यूज़पेपर के एनालिसिस को बंद कर रखा था, क्योंकि आप लोग सबको पता ही है कि फेस्टिवल में हम लोग बिजी रहते हैं। लेकिन जब सीजन ओवर हो गया है तो हमारी इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़पेपर के एनालिसिस को हम लोग डेफिनेटली अभी कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे। जितना प्यार हमें पहले मिला है उतना ही प्यार अभी भी मिलेगा और आपकी प्रेपरेशन में हम लोग कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कर सकें, यही हमारी उम्मीद रहेगी। चलिए, आज हम लोग 2 दिन के एनालिसिस करने वाले हैं। नवंबर 9 और नवंबर 10, मतलब कल की और आज वाली न्यूज़पेपर के एनालिसिस करेंगे। तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूं, जैसे कि हम लोग हर बार करते हैं। ज्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा काम की बात करते हैं। पहली जो न्यूज आपके न्यूज़पेपर में आई है वो आती है, वाइडनिंग चार धाम रोड, कैन वी इग्नोर डिफेंस नीड्स फॉर द एनवायरमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है। देखिए, चार धाम को लेके ये न्यूज है, तो आपको बता देता हूं कि इंडिया में जो चार धाम है वो कहां कहां पे होते हैं। देखिए, इंडिया में 2 तरह के चार धाम होते हैं। एक धाम वो होते हैं जो पूरे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, दूसरे धाम वो है उत्तराखंड में होते हैं। तो जो इंडिया में चार धाम होते हैं वो कहां पे होते हैं? एक होता है आपका नॉर्थ में बद्रीनाथ टेम्पल, दूसरा होता है वेस्ट में द्वारिकाधीश टेम्पल, द्वारिका में होता है, तीसरा होता है आपका रामेश्वरम में, ठीक है, रामनाथ स्वामी टेम्पल इसको कहते हैं, और लास्ट होता है आपका ईस्ट में, जिसे जगन्नाथ टेम्पल कहते हैं। यानी कि चारों दिशाओं में, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, आपको चार धाम यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप उत्तराखंड के धाम की बात करो तो आपको मिलता है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये चार धाम आपको वहां पे मिलते हैं उत्तराखंड के अंदर। आपको ये थोड़ा याद रखना है, कई बार वो वनडे एग्जाम्स वगैरह में इस तरह की इंफॉर्मेशन पूछ लेता है। अब क्वेश्चन क्या है, जो इशू है वो ये है कि सरकार ने ये डिसाइड किया। देखिए, इंडिया चाइना के बीच में इशू चल ही रहा है, तो अगर मान लो कल को इंडिया चाइना के बीच में लड़ाई हो जाती है तो बॉर्डर एरिया को कैसे सिक्योर करेंगे? भैया, बॉर्डर एरिया को सिक्योर करने के लिए तो आपको आर्मी भेजनी पड़ेगी, वहां पे आपको वेपन्स भेजने पड़ेंगे, वहां पे आपको फूड सप्लाई कंटिन्यू करनी पड़ेगी, मेडिकल सप्लाई भेजनी पड़ती है, और ये सारी की सारी चीजें बहुत स्पीड से जा चुके हैं। इसके लिए वहां पे आपको अच्छे रोड्स बनाने पड़ेंगे, और सिर्फ अच्छे रोड से काम नहीं चलेगा, उन रोड्स की क्वालिटी तो अच्छी होनी ही चाहिए, साथ के साथ उनकी विड्थ भी होनी चाहिए। मतलब चौड़ी सड़कें आपको बनानी पड़ेंगी ताकि बड़े बड़े व्हीकल्स वहां पे जा सके, मिसाइल लॉन्चर्स वहां पे जा सके, रॉकेट लॉन्चर वहां पे जा सके, ऐसी रोड्स वहां पे आपको बनानी पड़ेंगी। अभी इस समय इंडिया ने का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है बॉर्डर एरिया में, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, वो हम सबको पता है। चाइना के साथ जब से हमारा पिछले 2-3 साल से इशू चल रहे हैं, तो इंडिया की सरकार चाहती है कि बॉर्डर इशू में, जैसे आपका JNK हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वहां पे सड़कों को चौड़ा किया जाए। तो उसके लिए ही एक प्रपोजल आया था। सरकार ने कहा कि हम लोग 889 किलोमीटर का जो हिल रोड्स हैं उसको ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएंगे। ये कई सारे पर्पस फुलफिल करेगा। ये पिलग्रिमेज वाले को पर्पस को भी फुलफिल करेगा और आर्मी के पर्पस को भी फुलफिल करेगा। अब ये डिसीजन तो आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा कि इंडिया का डिफेंस यहाँ पे बढ़िया हो जाएगा, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप हिली एरिया में करते हो तो यहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन की। तो डेफिनेटली एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन तो होगा, लैंडस्लाइड वहाँ पे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जंगलों की कटाई करनी पड़ेगी, है ना, वो सारी सारी चीजें होंगी। इसके लिए एक एनजीओ है, सिटीजन फॉर द ग्रीन दून, इस एनजीओ का नाम है। इसने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की थी। इसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया था कि बिकॉज इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वहां के एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचने वाला है, तो प्लीज आप सरकार को यह आदेश दीजिए कि वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रोक दे और सड़कों को चौड़ा ना करे। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने धर्म संकट आ गया। सुप्रीम कोर्ट के एक तरफ जो है वो देश की सुरक्षा है, डिफेंस है, सिक्योरिटी है, और दूसरी तरफ एनवायरनमेंट है। अब इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही, मतलब ये कोई इसमें अभी फाइनल फैसला तो आया नहीं है, वो तो फ्यूचर में आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन की है। उसने कहा है कि क्या हम लोग एनवायरमेंट ग्राउंड पे इंडिया के डिफेंस को ओवरराइड कर सकते हैं? क्या हम डिफेंस को दरकिनार करके, उसको इग्नोर करके एनवायरमेंट को ज्यादा फोकस कर सकते हैं, या फिर हम लोग एनवायरमेंट को इग्नोर करें या फिर डिफेंस को ज्यादा प्रेफरेंस दें? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यहां पे संकेत दिया है कि सुप्रीम कोर्ट यहां पे इंडिया की सिक्योरिटी को, डिफेंस को ज्यादा प्रेफरेंस देगा रादर देन द एनवायरमेंट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा एनजीओ को, जब एनजीओ ने अपना आर्गुमेंट दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया, जो एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन हो रहा है या लैंडस्लाइड या जो भी चीजें हैं,
वो सिर्फ और सिर्फ रोड को चौड़ा करने से नहीं हो रहा, दूसरे रीजंस भी हैं। इसीलिए हम लोग इंडिया के डिफेंस को, सिक्योरिटी को यहां पे इग्नोर नहीं कर सकते। एनजीओ ने कहा कि भैया देखो 2021 में जो ग्लेशियर मेल्ट हुआ था, जिसकी और किसकी वजह से हुआ, ब्लैक कार्बन की वजह से हुआ था। एवलांच जो आया था वो भी ब्लैक कार्बन की वजह से आया था। ग्लोबल वार्मिंग भी यहां पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब ये ब्लैक कार्बन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इस तरह के छोटे छोटे कीवर्ड ना वो आपका आर्टिकल में हिडन देता है। यूपीएससी क्या करता है ना, इस तरह के छोटे छोटे हिडन कीवर्ड्स को आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। आपको पढ़ने से ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन चार धाम के रिगार्डिंग आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे किसके रिगार्डिंग, ब्लैक कार्बन के रिगार्डिंग। ब्लैक कार्बन क्या होता है, ग्रे कार्बन क्या होता है, ब्लू कार्बन क्या होता है, ये क्वेश्चन वो आपसे एग्जाम में पूछेगा। अब ये आप कहां से पढ़ोगे, आपको जब भी इस तरह की टर्म्स एग्जाम में न्यूज़पेपर में दिखाई देती हैं तो आप उसको क्या करो, गूगल करो, उसको गूगल करो, उसको 5 मिनट पढ़ो और आपकी जो नोटबुक है एनवायरनमेंट वाली या करंट अफेयर वाली, तुरंत उसके अंदर नोट डाउन कर लो, व्हाट इज ब्लैक कार्बन, व्हाट इज ग्रे कार्बन, व्हाट इज ब्लू कार्बन, इसका रोल क्या होता है, इसके रिसोर्सेज कहां से ये पैदा होता है और इसका कंसिक्वेंस क्या होता है। अब ये काम आपका होता है। कई सारे स्टूडेंट को ना वो सिर्फ इसी चीज को पढ़ के निकल जाएंगे, चार धाम अच्छा हो गया, चार धाम ये हो गया, ये सारा इशू था, लेकिन ब्लैक कार्बन को भी आपने पढ़ना है। दिस इज योर जॉब। इसी तरह से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ब्लैक कार्बन, ग्रे कार्बन, जितने भी तरह के कार्बन होते हैं सभी को गूगल करो, अपनी नोटबुक में उसको लिखो। खैर थोड़ा सा हल्का साइड दे देता हूं, जैसे जो चिमनीज वगैरह होती हैं, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जो इंडस्ट्री होती है, वहां से जो ऐश निकलती है ना, जो राख निकलती है, तो उससे जो है ब्लैक कार्बन निकलता है। मान लो दिल्ली में कोई बहुत बड़ा पानीपत में मान लो जो थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ से जो ऐश निकलती है, जो कार्बन जो राख निकलती है, दैट इज योर ब्लैक कार्बन। वो क्या करता है, यहाँ से उड़ के वो हिमालय के जो आइस पीक्स होते हैं उनके ऊपर जाके वो जमा हो जाता है। अब ब्लैक कार्बन क्या करता है, क्योंकि इसका कलर ब्लैक होता है, तो ये जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से हिली एरियाज में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्नो है, ये जो आइस है, वो मेल्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से एवलांच आता है, जिसकी वजह से आपको ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, जिसकी वजह से रिवर्स के अंदर फ्लडिंग भी आ जाता है। तो ये थोड़ा सा ब्लैक कार्बन का था, बाकी ग्रे कार्बन, ब्लू कार्बन आप खुद पढ़ लीजिए। खैर अगली न्यूज पे जाते हैं। अभी आपको सबको पता है कि COP26 हुआ, ग्लासगो में हो रहा है, ठीक है, उसको लेके न्यूज है। सबको पता है थोड़ा थोड़ा सा क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में, आई होप आपको पहले से पता होगा। अब यहाँ पे दो सबसे बड़े मुद्दे थे COP26 में। एक तो मुद्दा था यहाँ पे नेट जीरो वाला, और दूसरा था मुद्दा यहाँ पे फंडिंग वाला। नेट जीरो यू वेरी वेल नो, इंडिया ने भी डिसाइड कर लिया है कि भैया 2070 तक इंडिया भी नेट जीरो अचीव करने वाला है। नेट जीरो का मतलब होता है कि जितना CO2 हम लोग रिलीज करेंगे उतना ही हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि हम लोग नेट मतलब ओवरऑल जो ग्रोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे बियॉन्ड 2070। चाहे आप कुछ भी करिए, आप पेड़ लगाइए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करिए, न्यूक्लियर प्लांट लगाइए, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कीजिए, भैया जो मर्जी कीजिए, लेकिन 2070 के बाद इंडिया एटमॉस्फेयर के अंदर और ज्यादा CO2 ऐड नहीं करेगा। दैट इज इंडियाज प्रोमिस। हर कंट्री ने अपना अपना प्रोमिस किया हुआ है। तो सबसे बड़ा मुद्दा एक तो नेट जीरो था, दूसरा मुद्दा था यहां पे फंडिंग। हिस्टोरिकली जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन्होंने CO2 को ज्यादा रिलीज किया है, डेवलपिंग कंट्री ने नहीं किया है। इसीलिए एक फंड बनाया गया था। दोस्तों ये फंड बनाया गया था 2010 में, ये कैनकुन में बनाया गया था। कहां बनाया गया था? कैनकुन में। कैनकुन में जब कॉन्फ्रेंस हुई थी COP की, उसमें यह फंड बनाया गया था। उसमें यह कहा गया था कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, अमीर जो कंट्री हैं, इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्री हैं, वो हर साल $100 बिलियन कंट्रीब्यूट करेंगी एज अ फाइनेंशियल हेल्प टू द डेवलपिंग एंड द पुअर कंट्रीज। अभी तक उन्होंने ये नहीं किया था, $100 बिलियन नहीं किया, हल्का फुल्का किया था। अब ये तो बात हो गई $100 बिलियन की। इस बार जो COP26 हुआ ना, यहां पे इंडिया ने, चाइना ने, ब्राजील ने यहां पे सिक्सर मार दिया। कैसे मार दिया? उन्होंने कहा कि भैया $100 बिलियन इज नॉट एनफ, आफ्टर 2030 हम लोगों को आप $1 ट्रिलियन दीजिए, हर साल $1 ट्रिलियन। कहां वो $100 बिलियन नहीं दे रहे थे, कहां हम लोगों ने $1 ट्रिलियन की बात कर दी। $1 ट्रिलियन मतलब 1000 बिलियन डॉलर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये तो एक तरह का मजाक हो गया है ना, मस्त जोक मारा रे, जैसा कि आपने मूवीज में देखा ही होगा। तो ये जो डेवलपिंग कंट्री का एक ग्रुप है जिसे कहा जाता है लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज, तो इसके अंदर 24 कंट्रीज हैं, इंडिया भी इसका पार्ट है, चाइना है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, एटसेट्रा और भी कंट्रीज हैं।
तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज का एक जो ग्रुप है जिसे LMDC कहा जाता है, इन्होंने कहा कि देखिए आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास पैसा है और आपके पास अगर इंटेंशन है तो आप हमें हेल्प दीजिए। हम भी चाहते हैं क्लाइमेट चेंज का कंट्रोल करना, लेकिन हमारे पास साधन नहीं है, तो यू नीड टू हेल्प अस। जैसे जो गरीब स्टूडेंट होते हैं उसको हम लोग सब्सिडी देते हैं, जो गरीब परिवार होता है उसको हम लोग सस्ते दाम पे अनाज देते हैं, इसीलिए भैया हम गरीब कंट्री हैं, आप हमें टेक्नोलॉजी दीजिए, आप हमें फाइनेंशियल हेल्प दीजिए, तब जाके आप हमसे उम्मीद कीजिए कि हम लोग नेट जीरो को अचीव करेंगे। ये जो है यहां पे पूरा मुद्दा है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि $700 बिलियन तो सिर्फ अफ्रीका को ही चाहिए। तो $100 बिलियन से काम नहीं चलेगा। जो क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड उसको बोलते हैं, ग्रीन क्लाइमेट फंड GFCCF बोलते हैं, जो कैनकुन के अंदर बनाया था, उन्होंने कहा कि भाई $100 बिलियन अभी काफी नहीं है, ये तो बिल्कुल चिल्लर है, चिल्लर। भैया $700 बिलियन तो खाली अफ्रीका को चाहिए। तो अगर आप चाहते हो पूरी दुनिया कार्बन क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करे तो कम से कम $1 ट्रिलियन आप हमें दीजिए, $1 ट्रिलियन। तो ये थोड़ी सी अभी मुद्दा चल रहा है, ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, अडेप्टेशन फंड इसको कैसे कौन सी कंट्री देगी वाले। वैसे तो जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ना आपका, ये जो वर्ल्ड बैंक होता है वो इसका ट्रस्टी है। तो डेवलप्ड कंट्री अभी इस मामले पे चुप है, क्योंकि भैया ऑलरेडी कोविड की वजह से उनकी इकोनॉमी भी बहुत डाउन जा रही है, तो उनकी भी कैपेसिटी कम हो गई है। तो ये देखना रहेगा फ्यूचर में कि वो क्या पूरा मामला होने वाला है। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि जो 24 कंट्रीज हैं, इंडिया उसका पार्ट है। ये थोड़ी सी न्यूज़ थी, आने वाले समय इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। खैर, अगली न्यूज़ किसके बारे में है? अगली न्यूज़ आती है आपकी ड्रग्स के बारे में। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021, ठीक है, कौन रिलीज करता है? हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। ये जो कंसोर्टियम है ना, ये कोई एक संस्था नहीं है, ये कई सारी ग्लोबल संस्थाओं का एक ग्रुप है। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम इसको बोलता है। कंसोर्टियम का मतलब ही होता है ग्रुपिंग, ठीक है। ये क्या करता है? ये किसी भी कंट्री में जो ड्रग्स को लेके जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, उन पॉलिसीज को ऑब्जर्व करता है, उन पॉलिसीज को स्टडी करता है कि वो पॉलिसी कैसी हैं, कैसे उसका इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। क्या वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो पुअर और रिच लोगों को किस तरह से वो हार्म करती है। देखिए अभी तो क्योंकि ड्रग वाला मामला इंडिया में इतनी ज्यादा चला ही हुआ है ना, तो इंडिया में जो नार्कोटिक्स एक्ट है ऑलरेडी सरकार इसके अंदर चेंज करना चाहती है। तो इंडिया की जो ड्रग पॉलिसी आने वाले समय में आप इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये जो हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम है, ये इस तरह की पॉलिसीज को स्टडी करता है। तो कम से कम ये 30 कंट्रीज की परफॉर्मेंस को स्टडी करता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल ऑफ द ह्यूमन राइट्स, हेल्थ एंड डेवलपमेंट, इसके अंडर में ये जो है काम करता है। तो कुछ कंट्रीज इसने रैंकिंग निकाली है 30 कंट्री की, जिसमें से जो आप देख सकते हो पहले पे नॉर्वे है, न्यूजीलैंड, पोर्तुगल, यूके और ऑस्ट्रेलिया टॉप 5 कंट्रीज हैं। उसके बाद जो है मैक्सिको, कनाडा, कीनिया, इंडोनेशिया, युगांडा और ब्राजील, ये 26 के बाद आती हैं। इंडिया का जो इसमें रैंक है वो कितना है? 18, ठीक है। तो इंडिया मिडिल परफॉर्मिंग कंट्री है। मतलब इंडिया की जो ड्रग पॉलिसीज हैं ना तो वो बहुत अच्छी हैं और ना ही बहुत खराब हैं। हालांकि सरकार इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहती है, तो इसको और अच्छा से इंप्लीमेंट करेंगे डेफिनेटली हम लोग फ्यूचर में। तो 5 डायमेंशन हैं जिसके बेसिस पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। हेल्थ एंड द हार्म रिडक्शन, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू द कंट्रोल्ड मेडिसिन, कि मतलब अगर कोई आदमी ड्रग एडिक्ट हो चुका है तो क्या वो प्रॉपर तरीके से उसको मेडिसिन मिल रही है, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसी हो रही है, अब्सेंस ऑफ द एक्सट्रीम सेंटेंसिंग एंड द रिस्पॉन्सेज। मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने मान लो एक आधी बार ड्रग्स ले भी लिया तो आपको फांसी की सजा सुनाई जाती है। कई मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ऐसा होता है ना। ड्रग्स अगर पकड़ी जाती है जैसे दुबई वगैरह में, तो आपको लाइफ सेंटेंस भी मिल जाता है। प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस रिस्पॉन्स, कि जब अगर कोई बंदा केस में पकड़ा जाता है ड्रग वाले केस में, तो वहां का जो जुडिशरी है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो वहां का पुलिस सिस्टम है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो इन सारे के सारे 5 ऑब्जेक्टिव डायमेंशंस के बेसिस पे ये परफॉर्मेंस चेक की जाती है, ठीक है। इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो आउट ऑफ 30 कंट्रीज इंडिया का जो रैंक है वो 18 है, और इंडिया का जो टोटल स्कोर आया है वो 46 आया। मतलब मिडिल लेवल पे ही इंडिया का परफॉर्मेंस यहाँ पे है, ठीक है। तो जो अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी डिसाइड की जाती है, जैसे एक्सट्रीम सेंटेंसिंग वाले मामले में इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। हेल्थ हार्म रिडक्शन में जो ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस है। प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मतलब पुलिस कैसे रिस्पॉन्ड करती है, इसमें काफ़ी पुअरली
हम लोगों ने परफॉर्म किया ही है, वो वेरी वेल नो कि लोग पैसे वैसे देख के छूट जाते हैं। जो बड़े आदमी होते हैं वो अच्छे वकीलों को कर लेते हैं, पुलिस जो है ना वो सारी चीज़ें आपको पता ही है। अभी देखो आर्यन खान वाला केस हुआ, आपको पता चल ही गया होगा ना। हज़ारों लोग इंडिया में छोटे मोटे ड्रग्स के केस में कई कई साल से जेल में पड़े हुए हैं, जिनकी सुनवाई भी नहीं हुई, जिनके ऊपर चार्जशीट दाखिल भी नहीं हुई, जिनके लिए कोई वकील नहीं है। वहीं आर्यन खान या उसके जो फ्रेंड्स थे और भी बड़े बड़े लोग, सिर्फ आर्यन खान की बात नहीं है, जिनके पास अच्छे वकीलों की एक्सेस होती है, पैसा होता है, उनको जल्दी सुनवाई हो जाती है, छूट भी जाते हैं, है ना। वो एक पूरा मामला यहाँ पे है। अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सेस ऑफ द इंटरनेशनली कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस फॉर द रिलीफ ऑफ द पेन एंड द सफरिंग, मतलब जो इलाज वगैरह किया जाता है उसके लिए क्या प्रॉपर आपके पास अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, वो सारी सारी चीज़ें यहाँ पे की गई थी। ठीक है, तो इंडिया का परफॉर्मेंस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए और कौन सी संस्था इसको करती है, हल्का फुल्का आइडिया। टॉप 5 कंट्रीज लिस्ट, ये तो नीचे वाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम टॉप 5 कंट्रीज या 4 कंट्रीज तो यू शुड नो फॉर योर एग्जाम। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ पे आते हैं। अगली न्यूज़ आती है पाकिस्तान वायलेटिंग फ्रीडम ऑफ एयर। अब ये फ्रीडम ऑफ एयर क्या है ये बताता हूँ, ये पूरा मामला क्या है, तो ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए यहाँ से ये आपका आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका इधर जो है कश्मीर आ जाता है। कश्मीर से लेके यहाँ पे शारजा है, तो कश्मीर से लेके शारजा के बीच में जो है एक फ़्लाइट शुरू की गई थी, डायरेक्ट फ़्लाइट। तो इस डायरेक्ट फ्लाइट को डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर से उड़ के जाना था, तो पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है वो इंडिया को यूज़ करना था फॉर दिस फ्लाइट, लेकिन पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को यूज़ करने से मना कर दिया है। तो इंडिया को पाकिस्तान से ऊपर ना जाके एक अल्टरनेटिव रूट लेना पड़ा, जिस रूट की वजह से जो डिस्टेंस है वो कम से कम 40 से 45 मिनट का एक्स्ट्रा हो गया। अब इसमें फ्यूल भी लगा तो महंगा भी हुआ और टाइम भी यहाँ पे ज़्यादा चला गया, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ में था। क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने डायरेक्ट फ्लाइट लॉन्च की थी बिटवीन श्रीनगर एंड शारजा, और गो फर्स्ट या गो एयर की जो एयरलाइन है उसकी ये थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसको कर दिया मना। ठीक है, जिसकी वजह से फ्रीडम ऑफ एयर जो है वो उसको वायलेट किया गया है। एक्चुअली फ्रीडम ऑफ एयर के अंदर 7 फ्रीडम मानी गई हैं, जिनमें से 5 फ्रीडम आपको माननी ही पड़ेंगी, मैंडेटरी होता है वो, क्योंकि शिकागो कन्वेंशन हुआ था 1944 में, इसके तहत उन फ्रीडम को रिकॉग्नाइज किया गया। देखिए अलग अलग फ्रीडम होती हैं ये, कोई जैसे अगर आप सपोज करो, मान लो आपको इंडिया से न्यूयॉर्क जाना है ना, मान लो आपको इंडिया से न्यूयॉर्क जाना है, तो बीच में आप लंदन में जाके फ्लाइट को रोक सकते हो, लंदन में आप रिफ्यूलिंग कर सकते हो, तेल भरवा सकते हो, फिर आप न्यूयॉर्क जा सकते हो। तो एक तो यही फ्रीडम हो गई। दूसरी फ्रीडम, जैसे मान लो आपको इंडिया से लंदन जाना है, तो बीच में दुबई आता है, तो दुबई में फ्लाइट रुक सकती है, तो वहां पे फ्लाइट तो रुकेगी लेकिन जो पैसेंजर हैं वो नीचे नहीं उतरेंगे, तो इस तरह की फ्रीडम हो गई। तो इस तरह की कुछ मिला के ना 7-8 जो है वो फ्रीडम होती हैं, जिनमें से 5 फ्रीडम को रिकॉग्नाइज किया गया है। इस ये जो फ्रीडम है ना, इस फ्रीडम में जो पहली फ्रीडम है वो यही होती है कि अगर कोई कंट्री एक कंट्री से तीसरी कंट्री में जाती है तो वो दूसरी कंट्री का एयर स्पेस यूज कर सकती है। जैसे मान लो अगर इंडिया से कोई फ्लाइट अगर दुबई जाती है तो वो पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज कर सकती है, ऐसा इस शिकागो कन्वेंशन के अंदर माना गया है। और जो कंट्री उसके ऊपर सिग्नेचर करती हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो अभी पाकिस्तान ने क्योंकि इसको नहीं माना है तो इसलिए उसने वायलेट किया है। तो इंडिया इसमें क्या कर सकता है? इंडिया जो है वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन पे अपील कर सकता है कि देखो ये मुद्दा था, पाकिस्तान ने मना कर दिया, हालांकि पाकिस्तान इस कन्वेंशन का पार्ट है, उसके बावजूद भी उसने मना कर दिया। तो ये थोड़ा सा इशू अभी है, इंडिया वहाँ पे जा सकता है, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट में यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। 1944 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था ताकि दुनिया में पीसफुली ग्लोबल एयर नेविगेशन किया जा सके। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। 193 मेंबर जो अभी दुनिया में है वो इसके मेंबर्स हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल और कनाडा में है। तो थोड़ा सा न्यूज़ में था इसलिए हल्का सा आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। पद्मा अवार्ड अभी अभी दिए गए, है ना, यू वेरी वेल नो, 2020 के लिए दिए गए पद्मा अवार्ड। कौन देता है, कौन कौन कन्फर करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको कन्फर करते हैं। ठीक है, 119 मतलब 119 लोगों को टोटल दिया गया, जिनमें से जो है 7 पद्म विभूषण दिए गए, 10 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और 102 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो 3 अवार्ड है यहाँ पे, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। इन तीनों में जो सबसे ऊपर आता है वो पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्म भूषण होता है, उसके बाद पद्मश्री होता है। तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से ये 3 चीजें यहाँ पे होती हैं। तो थोड़ा सा क्योंकि अवार्ड ये काफी न्यूज में रहे हैं आजकल, इसको थोड़ा बहुत लोग इसको बहुत प्रेज कर रहे हैं कि पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ है कि पिछले 5-7 सालों में ऐसे ऐसे लोगों को भी पद्म विभूषण मिल गया है जो बिल्कुल ऑनेस्टली काम करते थे, जो मीडिया लाइमलाइट में नहीं थे,
जैसे किसी ट्रांसजेंडर को दे दिया गया, एक आदमी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने गांव में सरकारी स्कूल बनाने के लिए लगा दी गई है ना। ऐसे ऐसे लोगों को वोट दिया जा रहा है जिनको एक्चुअली में रिकग्निशन देने की जरूरत थी, जो सोसाइटी में बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। पहले जनरली जो लोग पॉलिटिक्स में होते थे या बिजनेस में होते थे उनको दिया जाता था, या आर्ट में होते थे, जाने माने नाम होते थे। लेकिन ये इंडिया में बहुत बढ़िया ट्रेंड चला है, स्पेशली इन अवार्ड्स को लेके एक पॉजिटिव यहाँ पे एटीट्यूड देखने को मिला है सरकार का। तो पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है कि किस तरह से लोगों को वोट दिए जाते हैं, बहुत शानदार काम किया जाता है। तो आम आदमी को बड़ा मोटिवेशन मिलता है इसके लिए कि सरकार उनके काम को रिकॉग्नाइज कर रही है। खैर, तो पद्म अवार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पद्म अवार्ड जो है वो 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे को इसको अनाउंस किया जाता है। इसको 1954 में सबसे पहले इसको किया गया था। हालांकि बीच में कुछ टाइम के लिए इसको सस्पेंड कर दिया गया था। बिटवीन 1978 और 1979, 1993 से लेकर 1997 के बीच में इसको सस्पेंड कर दिया गया था। अदरवाइज इसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये कौन से फील्ड में दिया जाता है? सभी फील्ड में दिया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे सिंपल सा पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द पद्मा अवार्ड्स। तो इसमें एक स्टेटमेंट आपको क्या देगा कि पद्मा अवार्ड्स आर गिवन फॉर द अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, आर्ट्स ओनली। नहीं, ये सारी कैटेगरी में दिया जाता है। स्पोर्ट्स में दिया जाता है, आर्ट्स में दिया जाता है, सोशल वर्क में दिया जाता है, क्राफ्ट्स में दिया जाता है, म्यूजिक में दिया जाता है, डांस में दिया जाता है, हर फील्ड में दिया जाता है। कोई कोई प्रॉपर इसका वो नहीं है। अगर आप अवार्ड को कैटेगरी को, तो पहले आपका पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण आता है और पद्मश्री आता है। थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो कौन सा होता है? भारत रत्न। तो पद्म विभूषण के बारे में एक पहले किसको दिया जाएगा उसके लिए कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। ये कमेटी का जो है कौन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर जो है हर साल उस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वो कमेटी नाम को रिकमेंड करती है, उस रिकमेंडेशन के बाद प्रेसिडेंट उसको हर साल जो है दिया जाता है वो, ठीक है। इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल, ठीक है, हर साल दिया जाता है। इस बार थोड़ा डिले कर दिया गया बिकॉज ऑफ द कोविड एंड ऑल दैट, क्योंकि उस समय यहाँ पे सेकंड वेव चल रही थी इंडिया में, तो दैट इज वाई। भारत रत्न इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। देखिए एग्जाम में पूछ सकता है वो आपसे कि मिलिट्री अवार्ड नहीं है, ठीक है, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और भारत रत्न सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही नहीं, फॉरेन सिटीजन को भी दिया जा सकता है। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कौन कौन से फॉरेन सिटीजन को अभी तक भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है आपके लिए मेरा। उसके अलावा ये कौन से फील्ड में दिया जाता है? ये सभी फील्ड में दिया जाता है। ह्यूमन एंडेवर मतलब हर चीज में दिया जाएगा। आर्ट में दिया जाता है, म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में, हर चीज में दिया जाता है जब सरकार को लगता है कि हाँ भैया ये देना डिजर्व किया जाता है, ठीक है। और इसके कौन रिकमेंड करता है? प्राइम मिनिस्टर जो है, मतलब कमेटी बनाई जाती है, प्राइम मिनिस्टर उसके प्रेसिडेंट मतलब चेयरमैन होते हैं, वो कमेटी रिकमेंड करती है, बाद में प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। नो फॉर्मल रिकमेंडेशन फॉर द भारत रत्न आर नेसेसरी। तो फॉर्मल रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू द मैक्सिमम 3। एक साल में 3 से ज्यादा भारत रत्न नहीं दिए जा सकते, तो मैक्सिमम 3 ही दिए जा सकते हैं। अभी तक 45 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। तो यही कुछ न्यूज थी आज की हमारे लिए 9 और 10 तारीख की। वैसे तो बहुत सारी फालतू न्यूज थी, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो लगता है मुझे द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हमारी यहीं पे थी। उसके अलावा आपका जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन रहता है और आपका एडिटोरियल सेक्शन रहता है, इसके लिए अलग से वीडियो अभी मैं अपलोड करूंगा। कंटेंट बन गया है, कंटेंट आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया ही हुआ है। और व्हाट्सएप का लिंक भी आपको जो है मिल जाएगा। व्हाट्सएप का नंबर देखिए कहाँ दिया हुआ था, हाँ व्हाट्सएप का कहीं पे दिया तो हुआ था, यहीं पे, हाँ ये रहा। तो व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया हुआ है, आप इस पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर द डे। एडिटोरियल के लिए और एक्सप्लेन सेक्शन के लिए आप अगली वीडियो देख सकते हो। चलिए, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।